नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। भारतीय संविधान ने 75 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है। जाहिर है जिस संविधान के दायरे में रहकर लोकतंत्र के मंदिर में हमारे सांसद कानून का निर्माण करते हैं, उस पर चर्चा होना लाजमी है। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक भी देखने को मिली। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जहां मोदी सरकार पर जमकर हमला किया, तो वही सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने राहुल समेत अन्य विपक्षी सांसदों को कटघरे में घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम इस संविधान को देखते हैं तो हमें लोगों की ये सूची याद आती है, वो नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुखातिब हुए और कहा कि मैं देश के संविधान के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं, ना कि आरएसएस और बीजेपी की नीतियों के बारे में। लेकिन राहुल अपनी बातों से पलट गए और वीर सावरकर को कोट करके बोलना शुरू कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं,
जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया गठबंधन की विचारधारा है। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह अभय मुद्रा है। आत्मविश्वास, शक्ति और निर्भरता कौशल से अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ है। जिस तरह के द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, आप पूरे देश का अंगूठा काटने में व्यस्त हैं। जब आप धारावी को अडानी को सौंपते हैं तो आप उद्यमियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों के अंगूठे काट देते हैं। जब आप भारत के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रक्षा उद्योग को अडानी को सौंपते हैं तो आप भारत के उन सभी निष्पक्ष व्यापारियों के अंगूठे काट देते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। सुनिए। लड़के का नाम एकलव्य था। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। लड़के का नाम एकलव्य था। राहुल गांधी ने एक बार फिर संसद में जाति जनगणना की बात की और जब भी हमारी सरकार बनेगी, उन्होंने कहा, हम देश भर में जाति जनगणना करवाएंगे और फिर उसे लागू भी करेंगे। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। Some days back, वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला सांसद अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि आज मैं वो किताब लेकर आया हूं जिसे राहुल गांधी साथ में लेकर चलते हैं। इसमें राहुल गांधी के परिवार और उनकी पार्टी की सच्चाई है। प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि संविधान देश के बुद्धिमान लोगों ने बनाया है, लेकिन शुक्र है कि इसमें नेहरूवियन सोच का प्रभाव नहीं था, जिन्होंने एक के बाद एक सरकार को प्रभावित किया। उन्होंने आगे लिखा कि अगर संविधान की ताकत ना होती तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को आपातकाल जैसे काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती। सुनिए। पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष के सांसद है, कि जो संविधान आप साथ में लेके चलते हैं उसके पन्ने कितने हैं? कोई सांसद उनमें से बता नहीं पाया। आज मैं वो किताब आपके सामने लेकर आया हूं जिसको राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं। और राहुल गांधी जी के हाथ में जो ये होती है, इसके अंदर उनके परिवार और पार्टी के दोनों के सच्चाई है। सच्चाई ये है कि प्रीफेस प्रस्तावना जो लिखी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण जी ने लिखी। उन्होंने लिखा है कि उस समय संविधान जो बनाया वो देश के बड़े बुद्धिमान लोगों ने, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल के, मुंशी
अलादी जी से लेके BN राव, सबका बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन अगर आप ये ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि ये जो संविधान उस समय बना उसके ऊपर प्रभाव नेहरूवियन सोच का नहीं था, यानी कि नेहरू जी की सोच का नहीं था, जिन्होंने एक के बाद दूसरी सरकारों को उस समय प्रभावित किया। तो उनका धन्यवाद किया है कि संविधान बनाते समय नेहरू जी की सोच का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने आगे लिखा है कि अगर ये संविधान की ताकत ना होती तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को इमरजेंसी जैसे काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती और अपना हक नहीं मिलता। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष वह कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी की लाडली बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई का पक्ष लिया और कहा, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। यही तो भाजपा करती है, वो असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द हटा दिया गया, आखिर क्यों? अडानी कौन सा अब शब्द है जिसे हटाया गया? वो किसी का भी नाम ले सकते हैं, हम अडानी का नाम नहीं ले सकते क्या? सुनिए। अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब, भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर बीजेपी के तेज तर्रार सांसद तेजस्वी सूर्या ने जबरदस्त प्रहार किया। Constitution is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state. It is not a mechanism whereby particular members or particular parties are installed in office. What should be the policy of the state, how the society should be organized in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. Sir, yesterday many members from the opposition said that the Congress party introduced 42nd Amendment, socialism, secularism in the constitution with a laudable objective. Let me tell this nation and let me tell this august house that there was no laudable objective behind that insertion. The only objective was to create a monopoly in politics, monopoly for the dynasty in politics and monopoly in the economy, so that there will be no challenge to the Congress party's first family. This is exactly what Baba Saheb Ambedkar wanted to oppose. He says the constitution. वही सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने संविधान पर चर्चा के दौरान सदन में कहा कि समाज को हमने नहीं बांटा, मनुस्मृति में मनु ने बांटा है, और क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही न अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है।
हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? हमारा प्रेमबल कहता है कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। वही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा के दौरान अपनी बात शालीनता से रखी। उन्होंने कहा कि संविधान किसी पार्टी विशेष का नहीं है, देश का है, अखंड भारत का है। और क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। वही बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी संविधान पर चर्चा के दौरान अपनी बात मुखरता से रखी। पप्पू यादव ने निजी कंपनियों में आरक्षण की मांग की है और आगे क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हम वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ की बात नहीं करते हैं। देश की जनता पर 84 करोड़ का हम ऐसा अनाज दे करके हम खाना देते हैं जिसका जिंदगी में वो कभी स्वस्थ नहीं होगा। हमारे मित्र कह रहे थे स्वस्थ होने की, 90% वाटर के चलते बीमारी है। आप एक तरफ 80 लाख हजार करोड़ के मेडिकल माफिया को जन्म देते हो, 40 लाख हजार करोड़ के एजुकेशन, इसका निजीकरण तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, ये निजीकरण खत्म कब होगा? हम वन नेशन वन इलेक्शन एक लोकोकित है, पूत का पाव पालने में दिखता है। इंदिरा गांधी की पोती और सोनिया राजीव की पुत्री प्रियंका गांधी पर यह लोकोकित बिल्कुल फिट बैठता है। प्रियंका में नेता बनने का गुण बचपन से ही दिखने लगा था। बदलते वक्त में प्रियंका ने अपनी योग्यता से साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक अच्छी वक्ता है बल्कि परिपक्व राजनेता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अट्ठाईस नवंबर 2024 दिन गुरुवार। गांधी परिवार की उस बेटी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली जिसके महज 16 साल की उम्र में दिए भाषण से ही उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा लिया गया था कि उनके अंदर नेता का गुण मौजूद है। खुद प्रियंका भी अपने भाषणों में ये कह चुकी हैं कि उनकी नाक उनकी दादी से मिलती है। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। प्रियंका के राजनीतिक करियर की बात करें तो प्रियंका 2019 से पहले सक्रिय नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद वो सक्रिय हुई और 9 नवंबर 2021 में यूपी चुनाव को लेकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ का नारा दिया और महिलाओं को 40% आरक्षण देने की भी बात कही। हालांकि 2022 में यूपी के चुनाव में
कांग्रेस का ये नारा कुछ खास असर नहीं दिखा पाया और औंधे मुंह गिर गया। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने फिलहाल वायनाड सांसद के तौर पर न सिर्फ वहां की जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाया, बल्कि शीतकालीन सत्र के दौरान भी वायनाड के लोगों को न्याय दिलाने के लिए संसद के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया। जनवरी 2019 तक राजनीति में सक्रिय न होने के बावजूद प्रियंका अमेठी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। प्रियंका के राजनीति में उतरने से पहले ही ये माना जाने लगा था कि वो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। भले ही वो जनवरी 2019 तक ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन कई मौकों पर अपनी मां और पार्टी के हित में काम किया है। प्रियंका के सियासी सफर की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 16 साल की उम्र में पहला भाषण दिया। 2004 में यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी मां के अभियान की प्रबंधक बनी। 2007 के यूपी चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों के लिए प्रचार किया। 23 जनवरी 2019 को पूर्वी यूपी की प्रभारी बनी। 2019 में पहली बार कांग्रेस की महासचिव बनी। 2024 में वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रियंका गांधी की स्कूली शिक्षा पर काफी असर पड़ा। हिंसा से विचलित प्रियंका का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। एक नजर प्रियंका के निजी जीवन पर डालते हैं। उथल पुथल रहा प्रियंका का निजी जीवन। विरासत में मिली राजनीति। बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं। विपासना के एक चिकित्सक एसएन गोयनका से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। कालांतर में बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध अध्ययन में एमए किया। सख्त और अनुशासन प्रिय हैं। अपने बचपन के दोस्त रॉबर्ट वाड्रा से 18 फरवरी 1997 में शादी की। रॉबर्ट की बहन मिशेल थी प्रियंका की सहपाठी। प्रियंका को खाना बनाना, पढ़ना, मेडिटेशन और फोटोग्राफी का शौक है। राजीव गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं प्रियंका। बहरहाल बतौर सांसद प्रियंका के संसद में दिए पहले भाषण को लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। जिस तरह से उन्होंने अदानी, हाथरस और उन्नाव दुष्कर्म मामले को संसद में उठाया, वो काबिले तारीफ है। देश न्यूज के लिए पूजा विनायक चौरसिया की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।